राइट ट्रैक पे है क्या इस वक्त मुल्क को? यकसुई की ज्यादा जरूरत नहीं है, इत्तेहाद की ज्यादा जरूरत नहीं है इकोनॉमिक चैलेंजेस को और सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए? पॉलिटिकल ऑपोजिशन इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। अगर यही सही है कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से सबको सेक्रीफाइस करना है, तो फिर नेशनल असेंबली में खड़े हों और सब मेंबरान कहें कि हम एक एक बच्चे की हम भी सेक्रीफाइस करेंगे एजुकेशन। सिक्योरिटी सिचुएशन सीरियस नहीं है पाकिस्तान की? 46% पाकिस्तानी, 12.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर लगाएगा चीफ जस्टिस को फेडरल कोर्ट के, क्यों लगाएगा भाई? एस्केलेट करना तो सबसे आसान होता है। अनवर सादात ने पहला कदम उठाया था इसराइल के साथ हालात ठीक करने के लिए, उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज सारे तारीफें करते हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनल उनके फिर सेक्रीफाइस भी किया था। अफगानिस्तान में जाके इन्होंने निशाना बनाया मुख्तलिफ ठिकानों को, और इंडिया के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आप टेक्निकली ये कह रहे हैं कि सिचुएशन पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान को इसको एग्रीवेट नहीं करना चाहिए? हम हर फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लेंस से देखते हैं, और अफगान पॉलिसी भी हमने इंडिया के लेंस से देखी थी कि जी अशरफ गनी की हुकूमत को भगाएंगे तो फिर पाकिस्तान के मजे होंगे। पता चला कि वही हमारे गले पड़ गए। 25 साल के बाद जाके आपने कहना वो जी जनरल बाजवा बड़ा खराब था, वो जी जनरल मुशर्रफ बड़ा खराब था, वो जी बड़ा फलाना बड़ा खराब था, उसकी एक्सटेंशन सही। तो सर, ये जो अभी 27th अमेंडमेंट पास हुई है, इसका आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? अल्टीमेटली इससे क्या नतीजा निकलेगा मुल्क में? तो ये 26वीं अमेंडमेंट हो या 27वीं अमेंडमेंट हो, या बहुत से लोग जो कहते हैं 28वीं भी आएगी, ये सब जो है ये रिवर्स होगी साल के बाद, या 2 साल के बाद, या 5 साल के बाद। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। एक्सपोर्ट्स आपकी 3 साल पहले के मुकाबले में कम है। आपकी जीडीपी एवरेज 3 साल जो है वो वर्स्ट इन हिस्ट्री है। तो आपने किया कि अब आ जाएगी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट के? भुट्टो साहब को लटकाया था नजीम मजिद साहब ने, क्या कहा था बाद में? उन्होंने कहा कि जी हमारे पर दबाव था। अब ये आप सोचें, आप जरा आप इमेजिन करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्रम शहजाद वी न्यूज़ के प्रोग्राम सहावत और सियासत के साथ, और आज मेरे साथ मेहमान है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। और सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप फार्मली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा कह सकते हैं? अभी मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं किया है। मैं हूँ ऑपोजिशन इत्तेहाद, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जिसको महमूद अजीज़ लीड करते हैं, और जिसमें पीटीआई शामिल है। असद कैसर साहब पीटीआई के जो रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल। मैं उसका इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन भी हूँ और उनकी सेंट्रल लीडरशिप का मेंबर भी हूँ। और उनके प्लेटफॉर्म से मैं सियासत कर रहा हूँ। तो सर, अभी जो हालात इस वक्त जा रहे हैं पाकिस्तान के, अभी एक तो आपकी पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये तहरीक शुरू करने वाली है, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासत है वो राइट ट्रैक पे है क्या? इस वक्त मुल्क को यकसुई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इत्तेहाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक चैलेंजेस को और सिक्योरिटी चैलेंजेस को मीट करने के लिए? जब कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था ना, और उनका विजन था पाकिस्तान का, वो था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री स्टेट, जिसमें एक बेसिक असूल तयन होते हैं। एक तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। मीडिया की आज़ादी इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। आप ये जो हमें सिक्योरिटी का ये जो दिया जाता है ना, कि 1954 में जब अयूब खान की एक्सटेंशन हुई थी ना, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि सिक्योरिटी की वजह से। और जब आपको लेटेस्ट में बता दूं, जब 2019 में जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो रही थी, तो 330 मेंबरान ऑफ द नेशनल असेंबली ने खड़े होकर सिक्योरिटी सिचुएशन की बेसिस पर कहा था कि एक्सटेंशन, जनरल कियानी की एक्सटेंशन भी सिक्योरिटी सिचुएशन। प्लीज इसको, ये पाकिस्तान एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के तौर पर चलना चाहिए। पाकिस्तान इस डराने, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में क्या फर्क है? नॉर्थ कोरिया कहता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन बड़ी खराब है, सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट है, इस वजह से हम सब कुछ क्लैम्प डाउन करेंगे, किसी किस्म की आजादी नहीं होगी। क्या हमें वो सिस्टम अच्छा लगता है? जब सोवियत यूनियन था, तो वो भी सिक्योरिटी सिचुएशन के नाम पर सारा कुछ कर रहा होता था। तो आगे जाके क्या अवाम को क्या मिला? सबसे बड़ी बात होती है, पाकिस्तान बना था पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम में गुर्बत को खत्म करने के लिए, उनको तालीम देने के लिए। उनको 78 साल से
यहाँ बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कब बारी आएगी एजुकेशन की, हमारी कब बारी आएगी कि हम स्टंटेड बच्चे ना खिलाएं, हमारी कब बारी आएगी कि 75% पाकिस्तानी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना मिले, और हम एक उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं पिछले 78 साल से। अभी रुक जाए सिक्योरिटी सिचुएशन तो रुक जाए, तो वो जो आपका अलीट है वो क्यों नहीं रुकता? वो तो स्टॉक एक्सचेंज में रोज अरबों रुपए बनाता है, उनकी तो ऐसी है। अशराफ क्या कि वो नहीं सेक्रीफाइस करते? अगर यही सही है कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से सबको सेक्रीफाइस करना है, तो फिर नेशनल असेंबली में खड़े हों और सब मेंबरान कहें कि हम एक एक बच्चे की हम भी सेक्रीफाइस करेंगे एजुकेशन, हमारे भी 40% बच्चे स्टंटेड होंगे, हमारे भी 75% मेंबर्स को साफ पीने का पानी नहीं मिला। क्यों नहीं करते हैं? अशराफिया क्यों नहीं करता? क्यों नहीं कमिट करते? करें ना कमिट, सारे पार्लियामेंटेरियंस करें, जजेस करें, जर्नल्स करें, बड़े बिजनेसमैन करें। बाकी पाकिस्तान को मारने के लिए आपने ये बड़ा एक लॉलीपॉप दी है, ट्रक की भी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी अभी सिक्योरिटी सिचुएशन, अभी आपको तालीम नहीं दे सकते। पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट स्कूल चिल्ड्रन है पाकिस्तान। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 40% है। उठा के एशियन कंट्रीज उठा के देख लें, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, 95%, 96%। आप अपने लोगों को तालीम देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी तरजीहात बिल्कुल डिफरेंट है, और उसका बहाना करते हैं कि इस वक्त आपकी सिचुएशन ये। सन तो 65 की आप जंग नहीं हुई आपके थी, ख्याल में बड़ी सर बड़ी सब। सिक्योरिटी सिचुएशन सीरियस नहीं है पाकिस्तान की? सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल सीरियस है, लेकिन उसका मतलब वो तो 78 साल से है। तो फिर पाकिस्तान वजूद में आया इसलिए था कि पाकिस्तान के अवाम को अब डिप्राइव रखा जाए, गुर्बत में रखा जाए। 46% पाकिस्तानी, 12.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। व्हाट डू दे वांट? वो जब देखते हैं ये शहाना सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है नेशनल असेंबली वगैरह में, ये हो रहा है, तो वो एक सवाल पूछते हैं, हमारे से भी पूछते, एम आई पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान? मेरी बारी कब आएगी? और बकौल आपके और बकौल पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया की और ये अशराफिया के, नहीं आपकी बारी इसलिए नहीं आएगी कि इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है। तो वो कहेंगे भाई आप सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करें ना, फिर अपने बच्चों को भी आप फिर सबका बराबर कर दें, ठीक है हम तैयार हैं सेक्रीफाइस कर। 40% पाकिस्तानी बच्चे आर स्टंटेड, 2 करोड़ 75 लाख बच्चे पाकिस्तान के स्कूल नहीं जा सकते, और जो स्कूल जाते हैं पब्लिक स्कूल में उसमें तालीम का आपको हशर नशर पता है। पाकिस्तान में हर बीमारी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, डायबिटीज पाकिस्तान में 30% पाकिस्तानी सफर कर रहे हैं, बांग्लादेश में 9% सफर कर रहे हैं, इंडिया में 10% सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान इज द ओनली वन ऑफ टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पोलियो है। हमने एक लॉलीपॉप दी है सिक्योरिटी सिचुएशन भाई, बिल्कुल सिचुएशन फिर सब बराबर अपना हिस्सा डालें ना, सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। बाकी तो सारे फिरते हैं। अभी नेशनल असेंबली में आप जरा निकाल के सिर्फ आप अपने कैमरामैन को कहें कि वो वीडियोस निकालते हैं जब वो आते हैं और जाते हैं, वो किस शाहाना तौर पर आते हैं और जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता पेट्रोल प्राइस होती कितनी, उनको ये भी नहीं पता कि खाने की लेकिन सर टमाटर की या चावल की जमहूरियत के कीमत कुछ क्या है। तकाजे होते हैं सर। जब आप जमहूरियत होती है तो नेशनल असेंबली होती है, सेनेट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होते हैं, और जाहिर है उनका एक्सपेंडिचर तो होता है ना। अगर आप एक जमहूरी मुल्क हैं तो आपको सारे खर्चे तो करने तो हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन क्या है सर? मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं ये कह रहा कि ना करें, लेकिन जब आप कब्जा करके बैठते ना हुकूमत पर, जैसे अयूब खान ने किया था, जैसे जियाउल हक ने किया था, उसके निकाल ले 10 10 12 12 साल, वो क्या कहते थे? जैसे मुशर्रफ साहब ने किया था, जैसे हमने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी एक्सटेंशन देते चले गए, तो उससे क्या पाकिस्तान को आज मुझे बता दें, आप बताएं चलें, जनरल क्यानी को जब एक्सटेंशन दी थी उसके पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतरीन हो गई थी? आप मुझे बता दें। जनरल बाजवा को जो दी थी, एक शख्स है टीवी पर जो आके जनरल बाजवा की तारीफ करता है, चाहे ख्वाजा आसिफ को ले लें या चाहे हनीफा बासी को ले लें, सारे के सारे गालियां दे रहे होते, और उस वक्त क्या कर रहे होते थे सारे अब मैं सिर्फ पीएमएलएन को नहीं कह रहा, जो उसमें पीटीआई भी शामिल था, उसमें पीईपी भी शामिल था, उसमें एमक्यूएम। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। हम जब आज मुझे बता दें कि आज जियाउल हक का जो निजाम था, जिसमें सारे ये सिक्योरिटी सिचुएशन में फलाना धमाका सब इत्तेहाद होना चाहिए, तो इत्तेहाद क्यों होना चाहिए? पाकिस्तान इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। पाकिस्तान का सिस्टम कायद आजम ने चूज किया था, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के तकाजे होते हैं। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर लगाएगा चीफ जस्टिस को फेडरल कोर्ट के, क्यों लगाएगा भाई? आप ही मुतनाज़ा शख्स हैं और आप ही लगाएंगे उन केसेस के लिए जो आपके हुकूमत के खिलाफ आएंगे।
ये कौन सी जमहूरियत है? या आप अपना पर्सनल फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं, अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए कर रहे हैं? मैं जिन कंट्रीज की आपको एग्जांपल दिया, मलेशिया, पाकिस्तान हैज द फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और अता तारा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा नाम बढ़ गया है, कि लोग आगे पीछे होते, फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट अभी आया है, और ये काफी सालों से है। मलेशिया का 12th बेस्ट पासपोर्ट है, यूएई का 8th बेस्ट पासपोर्ट है। मुकाबला उनके लिए करें जिसमें अवाम का फायदा हो। ये तो अवाम को भिकाने की सारी बातें हैं कि ये सिक्योरिटी से सिक्योरिटी। मैं दूसरी रीजन जो आपको बताऊं, एक तो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की वजह से पीएमएलएन में किया था, और दूसरी फॉरेन पॉलिसी से मैं मुतासिर था नवाज शरीफ की। पिवट करना पड़ता है, जैसे नवाज शरीफ ने एफर्ट किया था, वाजपेयी को यहाँ लेके आए थे, मोदी को यहाँ लेके आए थे। आज कोई कर सकता है? जब आपने वो सारा अपने प्रिंसिपल, वाजपेयी को उस वक्त लेके आए थे 99 जनवरी में, जब 8 महीने पहले दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हुई थी। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते थे। मैंने नवाज शरीफ के साथ काम किया। अब सब कहते हैं ना कि वो इंडिया के साथ बड़े सॉफ्ट हैं, ये सब कहते हैं ना कि इंडिया के साथ सॉफ्ट हैं। मुशर्रफ साहब जब थे प्रेसिडेंट, इंडिया के साथ सॉफ्ट थे। इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड किया उन्होंने 2005 में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे ना, उनको पता था कि पाकिस्तान के अवाम को अगर फायदा देना है तो उनको एफर्ट करनी है डी एस्केलेट करने के लिए। एस्केलेट करना तो सबसे आसान होता है। अनवर सादात ने पहला कदम उठाया था इसराइल के साथ हालात ठीक करने के लिए, उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज सारे तारीफें करते हैं, लेकिन उन्होंने पर्सनल उनकी फिर सेक्रीफाइस भी किया था। ये कोई ये कोई चीज अच्छी नहीं होती कि आप परपेचुअली एक स्टेट ऑफ वॉर में रहें। दैट अगर एक मीन तरफ आप कह रहे हैं सर, ख्वाजा इसका आसिफ। इसका मतलब सर ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान ईस्टर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे दोनों जो कंट्रीज से हमारे एक चल रहा है, और पाकिस्तान काफी अफगानिस्तान में जाके इन्होंने निशाना बनाया मुख्तलिफ ठिकानों को, और इंडिया के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आप टेक्निकली ये कह रहे हैं कि सिचुएशन पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान को इसको एग्रीवेट नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पहली बात तो ये अफगानिस्तान का अलग सिचुएशन है, इंडिया की अलग। अफगानिस्तान में हमारा पॉलिसी फेलियर है, 30-35 साल का पॉलिसी फेलियर है। मुशर्रफ साहब के जमाने में आपकी जो पॉलिसी थी, आज उस पॉलिसी से आप 100 मील दूर हट गए। हम उस वक्त हमारा जो 1990s में पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी बनाई थी, 2019 में जनरल बाजवा ने अनाउंस किया कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी को खत्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। तो पहले तो आपने अपना ये प्रेजेंट जो रजीम है काबुल में, इसको कौन लेके आया था? और हम मैं को सन 75 की बात नहीं कर रहा, 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 अगस्त में हम लेके आए थे। अब आप कहेंगे नहीं, वो तो उस वक्त फैज हमीद और जनरल बाजवा, मैं सारे के सारे शामिल थे। हमें ये कहा गया फॉर 15 ईयर्स के अशरफ गनी की पहले करजाई की, फिर अशरफ गनी की जो हुकूमत है, ये प्रो इंडिया यही कहते थे ना। इन्होंने 6 कॉन्सुलेट इसलिए खोलने की इजाजत दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी वो दहशतगर्दी करने की कोशिश करते, यही कहा गया था ना। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, जिसमें पीटीआई की जाहिर है हुकूमत, लेकिन जिसमें शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ की उठा के ट्वीट्स पढ़ ली, सबका सब। और मानते हैं आज हम उनको लेके आए, और अगेंस्ट द विशेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमने नाराज किया। ये तो एग्री हुआ था दोहा टॉक्स में कि पाकिस्तान हेल्प करेगा तालिबान को लाने में। पाकिस्तान को तालिबान को लाने की कुछ सेंस था? वी आर पेइंग द प्राइस फॉर द पॉलिसीज दैट वी अडॉप्टेड देन। हमें नहीं पता कि तालिबान क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कहते हैं कि जो एंटी वुमेन है, बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे, उनकी तो पॉलिसी 90s में भी यही थी। कौन सी हमने कमिटमेंट ली थी कि इस दफा आप ओपन करेंगे? हम हर फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लेंस से देखते हैं, और अफगान पॉलिसी भी हमने इंडिया के लेंस से देखी थी कि जी अशरफ गनी की हुकूमत को भगाएंगे तो फिर पाकिस्तान के मजे होंगे। पता चला कि वही हमारे गले पड़ गए। तो पहले तो क्वेश्चन ये है कि जब आप आगे की पॉलिसी बनाते हैं तो आप कहते हैं पॉलिसी फेलियर हुआ क्यों है, हम इस नतीजे पर पहुंचे क्यों हैं? अगर आप इस पर नहीं डिबेट करेंगे और ये क्या कहेगी वो पिछली हुकूमत और पिछली हुकूमत। दूसरी बात यह है कि हम अमेरिका के साथ मिल के वॉर ऑन टेरर पे अफगान अफगानिस्तान के जो उस वक्त उससे पहले हुकूमत थी जिसमें तालिबान शामिल था, हम उनके खिलाफ एक हमने महाज क्रिएट किया था। जब अमेरिका ने ये कहा कि आपका ट्राइबल एरिया इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए, आप उसको फिक्स करें,
वरना वी विल कम, जिसको बूट्स ऑन द ग्राउंड। हमने एग्रीमेंट किया नेक मोहम्मद के साथ, हमने उसके बाद एक और एग्रीमेंट किया तालिबान से तो नहीं, उस वक्त बना था टीटीपी, पख्तून लीडरशिप के साथ। ऑल ऑफ दैट बैकफायर। आज जो हम अफगानिस्तान से सवाल कर रहे हैं, अमेरिका हमारे से यही सवाल करता था कि आपके यहाँ से आते हैं दहशतगर्दी करने के लिए। हम क्या जवाब देते थे? इतनी बड़ी बॉर्डर है, हम कैसे रोक सकते हैं? यही कहते थे ना। तो प्लीज पहले तो ये सोच लें कि आप दूसरी कंट्री में ये जो करते हैं ना कि हम इसको लेके आ जाएं और उसको लेके आ जाएं, ये अमेरिका कर सकता है, वो सुपर पावर है। आप सुपर पावर नहीं, आप तो जो इतनी ज्यादा गुर्बत किसी मुल्क में नहीं जितनी पाकिस्तान में। वो आपकी सिचुएशन है, आपके फर्स्ट फोकस अपने इंटरनल सिस्टम पर करना चाहिए। तो इंडिया इज अ डिफरेंट थिंग अगेन। इंडिया में हमें तो फख्र है, मई की जो जंग हुई थी, वी आर ऑल प्राउड पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान की फौज थे या पाकिस्तान के जितने भी उस वक्त लोग इन्वॉल्व थे हुकूमत में, एयरफोर्स के वो जो पायलट थे, हमारे बहादुर जवान थे, जनरल थे, मार्शल थे, जो भी थे, बड़े जबरदस्त कामयाबी की थी। इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी सपोर्टेड दैट, एवरी वन विल सपोर्ट दैट, बट इट डज नॉट मीन दैट वी शुड रिमेन इन अ स्टेट ऑफ। क्यों नहीं नवाज शरीफ ने उस वक्त बयान दिया था जब खतरात जंग के हो रहे थे या जंग के दौरान? नवाज शरीफ की नहीं बोल रहे थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे, मुझे पता है उनकी थिंकिंग। मैंने टीवी पर बैठ के कहा था ये कभी नहीं बोलेंगे, मुझे पता है उनका इंडिया के हवाले से पोजीशन क्या है। ही वुड ऑलवेज एडवाइज डी एस्केलेशन। कोई ऐसी चीज करें, एफर्ट करें। बैकडोर, अभी तो मसला ये है कि पिछले 6 7 8 साल से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही। अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम इन अ स्टेट ऑफ वॉर रहेंगे। स्टेट ऑफ वॉर कोई अच्छी बात नहीं होती। तो दूसरे लफ्जों में सर, जब आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ डी एस्केलेशन के हामी हैं, और इस वक्त की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो उनके छोटे भाई की गवर्नमेंट है, और वो तो ज़ाहिर डी एस्केलेशन अभी नहीं हो रही, तो क्या ये नवाज शरीफ के जो नजरियात हैं उसके खिलाफ चल रही है ये हुकूमत? मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, और उसकी समरी मैं ऐसे करता हूँ कि मैंने पीएमएलएन नवाज शरीफ की ज्वाइन की। और छोड़िए शहबाज शरीफ, शहबाज नवाज शरीफ की आप पूरा आप पीरियड उठा लेते हैं, 3 दफा आए थे। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं आप कि जिसमें इंडिया के साथ एस्केलेशन में इजाफा हुआ? जब वो 2016 में मोदी साहब को लेके आए थे तो पूरी की पूरी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ गई। 99 में एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी, उन्होंने सलूट करना रिफ्यूज कर दिया था वाजपेयी को। तो उन्होंने एक रिस्क लिया था। और फॉरेन पॉलिसी होती ये है, पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में है, उसमें बड़ा कदम उठाना होता है। ये स्टेटस को जारी रखना तो आसान काम होता है, बड़ा कदम उठाना होता है जिसमें आपका रिस्क होता है। नवाज शरीफ पेड द प्राइस। कारगिल किया गया उसकी रिजल्ट पे। ये तो नवाज शरीफ के है ना अल्फाज, मैं तो नहीं अपनी तरफ से कहा कि अगर वो वाजपेयी को लेके आए तो उसके रिजल्ट में उन्होंने कारगिल कर दिया जनरल मुशर्रफ ने, और उनका तख्ता उलट दिया कि बड़ा सिंपल था। अगर तो कश्मीर फतह हो गया कारगिल के थ्रू तो जबरदस्त हीरो वैसे ही बन जाएंगे जनरल मुशर्रफ, और अगर फेल हो गए तो कू कर देंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। लेकिन हिम्मत उन लोगों की होती है जो उस वक्त भी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं सपोर्ट कर रहे थे। ये अभी 25 साल के बाद जाके आपने कहना वो जी जनरल बाजवा बड़ा खराब था, वो जी जनरल मुशर्रफ बड़ा खराब था, वो जी बड़ा फलाना बड़ा खराब था, उसकी एक्सटेंशन सही। और दूसरी बात, जनरल सॉरी नवाज शरीफ की तो कौन सा दौर है जिसमें कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई? और सबसे ज्यादा आर्मी चीज किसने लगाए थे? नवाज शरीफ। एक एक्सटेंशन नहीं दी। तो बिल्कुल दिस अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। हर इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, हर लिहाज से नवाज शरीफ की पॉलिसी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। और फिर ये पकड़ धक्कड़ मार धाड़, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को डराना धमकाना, जुडिशरी को वो करना। नवाज शरीफ के जमाने में 126 दिन का धरना हुआ था, मैं तो उस वक्त वहां इंसाइडर था। हमें डांट पड़ जाती थी अगर कोई सजेस्ट भी करता था कि जी ये तो बड़ा ज्यादती होगी। मैं खुद अफेक्टेड था, मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था। मेरे फॉरेनर्स नहीं आ सकते थे सामने, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में लोग बैठे। चाइनीज मैंने प्रेसिडेंट ने बड़ा आना तो वो प्रोटेस्ट रुके किया। थे। चाइनीज नहीं, उससे अलावा भी तो आ रहे होते थे ना, वर्ल्ड बैंक वाले आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, गोरे आ रहे हैं, कोई हम ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन के कैपिटल मार्केट प्रोजेक्ट्स कर रहे थे तो। मतलब किसी के लिए भी आसान नहीं था 126 दिन को, आसान काम तो नहीं था। एक एक भी पीटीआई के लीडर को नहीं अरेस्ट करने। आप मीडिया से ताल्लुक है, अरशद शरीफ ने भी उस वक्त कहा था, मरहूम अरशद शरीफ ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि हमारे ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला गया। आज क्या होता है? आज आपको भी पता है क्या होता है।
नवाज शरीफ वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। यही मुस्लिम लीग वालों को समझने की जरूरत है कि ये एक वही पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में आप बताते हैं एक पॉलिटिकल लीडर अंदर बंद हुआ था। अभी तो आपको आप नाम मैं गिनवा के आपको बता दूं। तो सर क्या लोग नवाज शरीफ इतने, रातों को। अब नवाज शरीफ इतने बेबस हो गए हैं कि अपनी पार्टी से अपनी पॉलिसी से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते? और अभी कल ही तो उन्होंने 27th अमेंडमेंट को वोट दिया है, जिसका मतलब है वो ऑन बोर्ड है, वो जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। हाँ, ये एक ऐसा है सब्जेक्ट जिस पर रिसर्च होने की जरूरत है कि नवाज शरीफ, मुझे तो नहीं पता कि नवाज शरीफ की इंटरनल थिंकिंग क्या है। वो क्या सोचते हैं। लोग बहुत से कहते हैं कि मजबूरी है। एक तो उनकी बेटी की वजह से ही ऑलवेज वांटेड टू सी मरियम नवाज एज द प्राइम मिनिस्टर एट सम स्टेज। तो वो अगर नारा लगाए कि सिविलियन पार्लियामेंट, आप खुद बताए ना, वोट को इज्जत दो। 2022 मार्च में खत्म करने के लिए कहा गया था कि वोट को इज्जत दो का अब नारा नहीं लगेगा। आई एम आई एम एक्चुअल जिस इवेंट में ये हुआ था, जेलम में एक जलसे में हमें कहा गया था कि ये क्या बजाना शुरू किया, बिकॉज हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे थे एस्टेब्लिशमेंट की। पूरा इलेक्शन कैंपेन हो गया 2024 का, कभी वोट को इज्जत दो का नारा नहीं लगा। कभी लगता है कोई बोलता है, नहीं बोलते ना, तो या तो उस वक्त गलत है या आप गलत है। तो नवाज शरीफ, जो मैं नवाज शरीफ जिसको समझता हूँ, जब से मैं उनसे मिला था पर्सनली, उनकी पॉलिटिक्स तो मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता था। बट 2012 में जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं बहुत क्लोज उनसे आ गया था, बिकॉज हम काम कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन पर, मैनिफेस्टो पर एंड सो ऑन। उस वक्त से लेके फिर मैं उनके साथ, एंड आई वाज वन ऑफ द इनसाइडर्स 2013 में। सबको पता कि हाउ क्लोज आई वाज विद मरियम नवाज एंड नवाज जी। तो मैं रोज की बुनियाद पर मिलता था, और उन्होंने मेरे पर बहुत एहसानात किए। मुझे जाहिर है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बनाया, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बनाए, गवर्नर बनाए। तो जब हम वो ऑपोजिशन में हम थे, तो मैं सबसे आगे उस तहरीक का हिस्सा था। इसी वजह से मुझे स्पोक्स पर्सन ऑफ नवाज शरीफ पर मरियम नवाज बनाया था। इसलिए नहीं बनाया था कि मैं बड़ा कोई इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग था, इसलिए कि मैं वो पॉलिटिकल माइंड फील्ड में घुसा था, और वो बोझ, मुश्किल बोझ, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नारा जो नवाज शरीफ ने, उसको बर्दाश्त करने के लिए मेरे में काबिलियत थी, इसलिए बनाया था। कराची से कौन पॉलिटिकल लीडर उठता है जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, ना कुछ जमीने हो, ना ठेके हो, ना कॉन्स्टिट्यूंसी हो, और उसको, तो मुझे तो हर स्टेज पर उन्होंने रिकग्नाइज किया था। और मेरे लिए ये बड़ा ऑनर था। अब भी मैं समझता हूँ बड़ा ऑनर है। लेकिन जब वक्त आया कि जब बेसिक सारे असूल ही आपने तोड़ दिए, उसको बंद कर दो, फलक उसको बंद कर दो, यास्मीन राशिद को बंद कर दो, उसको बेल क्यों हुई है, इसको, ये मैंने तो ये कभी की नहीं थी। अब पीपीपी ने नहीं की थी। पीपीपी का दौर आप उठा के देख लो, 2008 से 2013 तक किसी जर्नलिस्ट को डराया धमकाया नहीं किया, किसी पॉलिटिकल लीडर को अंदर बंद नहीं किया गया, किसी जुडिशरी को नहीं छेड़ा गया, बल्कि जुडिशरी छेड़ती थी। प्रकाश चौधरी वगैरह आपको पता है क्या हशर नशर करके रख देते थे। तो इट्स डिफरेंट पाकिस्तान। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी। ये बिल्कुल एक एक दोगलापन है कि जी आप ये अपनी हर हरकत को जस्टिफाई करने के लिए। 26वीं अमेंडमेंट आई थी तो रात के अंधेरे में पार्लियामेंट में घुस के 10 एमएलए को उठा के लेके गए थे, किसी चीज की सुनवाई नहीं है। अभी आपने एक फेडरल कोर्ट बना दिया। तो मेरे लिए तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्यों है ये नहीं मुझे पता। तो सर ये जो अभी 27th अमेंडमेंट पास हुई है, इसका आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा निकलेगा मुल्क में? बहुत डेवस्टेटिंग। देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है, और एक चीज आप याद रखें, अयूब खान ने अपना आइन लेके आए थे ना, सन 62 का अपना आइन। 1969 में मार्च में जब उन्होंने तकरीर की रिजाइन करने के लिए, रिजाइन किया, उनके जर्नैलों ने आके उनको फोर्स किया था कि अब आप छोड़ दें। तो उसके 3 मिनट के बाद ऐलान हुआ, जैसे ही उन्होंने तकरीर की, कि 62 का 9 एब्रोगेट हो गया। तो पूरा निजाम धड़ाम से गिर गया। जो जियाउल हक निजाम लेके आए थे, वो तो अनफॉर्चुनेटली, जाहिर है कोई खुशी की बात नहीं है कि उनका हादसा हो गया जहाज, सारा सिस्टम गिर गया। अगस्त की 17 तारीख को उनकी शहादत हुई है, वो उनकी डेथ हुई है। और नवंबर के मिडिल में बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए, सारा निजाम उल्टा हो गया। और फिर उसको ठीक करने में, फिर मुशर्रफ साहब का, फिर उसको ठीक करने में, जैसे वो अभी कहते हैं कि जब 18वीं अमेंडमेंट आई, 18वीं अमेंडमेंट क्यों आई थी कि मुशर्रफ ने जो सारा कुछ आइन का बेड़ा गर्क कर दिया था, उसको ठीक करने के लिए आई। जो आठ 8th अमेंडमेंट आई थी, वो इसलिए आई थी कि जो जियाउल हक ने जो बेड़ा गर्क किया था आइन का, जो 77 का आइन आया था, जो पाकिस्तान ने क्राइसिस फेस किया था
सन 70 और सन 71 में आईनी कोई नहीं था, आईनी नहीं था। तो वी डिड नॉट हैड अ सोल्यूशन, आईनी सोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन ही नहीं था। ये बिल्कुल वैसे ही है। ये आपने बिल्कुल डिसफंक्शनल कर दिया है। 1973 का आइन खत्म हो चुका है। अब एक मन मर्जी का आइन है। तो ये 26वीं अमेंडमेंट हो, ये 27वीं अमेंडमेंट हो, या बहुत से लोग जो कहते हैं 28वीं भी आएगी, ये सब जो है ये रिवर्स होगी साल के बाद, या 2 साल के बाद, या 5 साल के बाद। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। और जब वो रिवर्स होगी, उसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम पे करेगी। कि एक सिस्टम को दोबारा से क्रिएट करना, दोबारा से सब कुछ करता, फिर तकरीरें होंगी कि जी वो ये कर गए थे, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया था, फलाने वो ने ये कर दिया था, एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया था, पाकिस्तान हैज टू ब्रॉट बैक टू डेमोक्रेसी। वो फिर सारा कुछ अनफोल्ड हो। लेकिन उससे फेडरेशन की जड़ें हिल चुकी होती हैं, उसको रिक्रिएट करना आसान काम नहीं होता। और ये एक्सपेरिमेंट पहली दफा नहीं हो रहा, बार बार हो चुका है। या तो मुझे कोई बताए, मैंने आपको बताया ना 54 में जब अय्यूब खान एक सेक्शन हो रही दी थी, उसका ये कहा था कि सिक्योरिटी सिचुएशन। और फिर पाकिस्तान, तमाम मुबसरीन, तमाम एनालिस्ट एग्री करते हैं कि अगर अयूब खान को एक्सटेंशन ना होती तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ ना लगता, और मार्शल लॉ ना लगता तो शायद ईस्ट पाकिस्तान ना जाता। फिर एक चीज के बेसिस पर दूसरी कॉन्सिक्वेंस होता है। तो ये इट्स अ फंक्शन। या तो आप ये कह लें कि जी हाँ, आके कोई तकरीर कर दे, शहबाज शरीफ आके तकरीर कर दे कि जो सफर कायदे आजम ने देखा और पाकिस्तान फॉलोइंग अ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो गलत था, वो नहीं चल सकता। यहाँ एटोक्रेसी होगी, यहाँ अथॉरिटेरियनिज्म होगी। जो आप कहते हैं ना सबको मिलके, दैट इज नोन एज अथॉरिटेरियनिज्म ना। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। मैं भाई वो कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऐसे चले, मैं तो ऐसे नहीं, ऐसे चले। वो भी लेकिन सर इतनी मोहब्बत वतन है, मैं जुबैर साहब, इसमें ये है मोहब्बत वतन। कि जो भी हुआ है, अब इसमें एक चीज जो हमें नजर आ रही है, वो एक तो ये है कि जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है वो अभी तक एक पेज पे है, और ये लग रहा है कि ये बढ़ेगी आगे। और एक कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी एक आएगी मुल्क में, जिससे इकॉनमी बेहतर होने का चांस है, फॉरेन रिलेशन होने के बेहतर होने का चांस है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेहतर पौने होगा, 4 साल हो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। चुके आप बता देना, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान में पावर्टी पिछले 3 साल में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। 2 करोड़ लोग। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8 से 9%। अभी वो है तकरीबन 24%, और यूथ में 37%। पाकिस्तान में जो परचेजिंग पावर मैंने पहले जिक्र किया था, वो तकरीबन 60% कम होगी। पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल उनके तबाह हो गई। एक तो उस वक्त आप जितने 200 बिलियन रुपए सैलरीड लोग तनख्वाह टैक्स देते थे, अब तकरीबन 600 बिलियन से ज्यादा देंगे। तो आप मुझे बताएं ना कि बेहतरी आई कौन, कहाँ, किस तरह से आई है। आपके 14.5 बिलियन डॉलर जो आपके स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं, जिसको आप स्टेबिलिटी का नाम कहते हैं, उसमें 12.5 बिलियन तो आपके दोस्त, तीन दोस्तों वाले के। आपने क्या किया? आपने क्या किया मुझे बता देना, क्या किया? एक्सपोर्ट्स आपकी 3 साल पहले के मुकाबले में कम है। आपकी जीडीपी एवरेज 3 साल जो है वो वर्स्ट इन हिस्ट्री है। तो आपने किया क्या? अब आ जाएगी। तो मैं और आप फिर शायद 2 साल के बाद बैठ के फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। तो फिर मैं कंसीड कर दूंगा, हाँ जी पॉवर्टी भी आपने आधी कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट भी आधी कर दिया, ग्रोथ भी जबरदस्त कर दी। यार अवाम, मैं आपको कह रहा हूँ ना, फाइनेंस मिनिस्टर को सुन लेना, प्राइम मिनिस्टर को सुन ले। वो कहते हैं जी मूडीज ने हमारी बैंक्स की रेटिंग इंप्रूव कर दी, और देखिए जी स्टॉक मार्केट में कितना आ गया। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। चक्कर जरूर लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, एमओयू जरूर साइन करते हैं, 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं, लेकिन इतनी खराब कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट रेशो नहीं था कभी भी। मतलब आप खुद बताए ना, तो मैं किस बेसिस पर कहूँ कि ये जो फॉर्मूला है जो 1 पेज का, ये सक्सेसफुल है? आप मुझे बता दें, SIFC बने हुए 2.5 साल हो चुके हैं, एक टका नहीं आया। अब हाँ, वो कहते हैं जी वो हर एक वो एक लाइन देता है, अनलॉक होगी इन्वेस्टमेंट और ये बड़ा ब्रेक थ्रू गेम चेंजर हो जाएगा, ये फलानी चीज हो जाएगी। वो जब होगा आप मुझे बुलाना, मैं भी कहूंगा हाँ ये गेम चेंजर है। लेकिन इस वक्त प्लीज मुझे ये ना कहें। वो जो थट्टा में और दादू में और मुरीद के में और शिकारपुर में और सियालकोट में जो लोग सुन रहे हैं ना हमें, वो कहेंगे यार मोहम्मद जुबैर साहब आए ना जरा यहाँ, हमारी हालत भी तो देखिए। क्या पाकिस्तान में स्टंटेड बच्चों की तादाद कम हुई है, ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है। क्या पाकिस्तान में क्लीन ड्रिंक, क्या पाकिस्तान में करप्शन
सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा, आप सिंध में जरा इंडिपेंडेंटली आके कर तो लेना, जरा चेक तो कर लें। आपने अलाउ की हुई है, करप्शन अलाउ की हुई है फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ द सिस्टम। सर ये ये तो मसला है। देखें, करप्शन और ये तो इस तरह के स्लोगन हैं जो हर पार्टी और हर उसमें लगते हैं, और कभी किसी कोई एक ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसपे आज तक इस तरह के एलिगेशन ना लगे हों। लेकिन जो आपकी जो कंटिन्यू अपोजिशन का नहीं इत्तेहाद है। होता है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, वो जो तहरीक चला रही है, या फिर जो आपके नेशनलाइज है पीटीआई, आपने कहा मैंने ज्वाइन नहीं की लेकिन मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की हैसियत से उनके साथ चल रहा हूँ, इनकी जो तहरीकें चल रही हैं वो कोई नतीजा खेज साबित होती नजर आ रही हैं? बाज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई इसी नतीजे पे पहुंचेंगी। कोई ऐसी आगे हमें ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो जिसमें रोशनी की कोई किरण हो। तो इसमें होगा क्या, क्या रिजल्ट क्या है? आपकी बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके चांसेस सक्सेस के बहुत कम है। क्योंकि जब एक ऐसी हुकूमत बैठी हो जो हर मूवमेंट को क्रश करने का फैसला करे, और चाहे उसमें जाने जाए चाहे उसमें कुछ भी जाए, तो एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जो मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि 2014 में जो धरना हुआ था, तो कोई क्रश नहीं किया गया, किसी एक बंदे पर गोली नहीं चलाई। एक दफा हुआ था अगस्त 31 को, जब वो पीटीआई वाले वहां प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट तक पहुंच गए थे। तो उस वक्त तो वो एक रोकना, बट वो एक दिन के अलावा कभी कुछ नहीं हुआ, उसमें भी लोगों की जाने की किसी की नहीं गई थी। तो जब एक हुकूमत क्रश करने के लिए तैयार होती है, तो बिल्कुल भाई, सबसे बड़ी चीज है पाकिस्तान को। आप कहते हैं ना, इस भंवर से फिर निकालने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है कि जो आपने मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, आप उसको ठीक करें। आपके पास दो चॉइसेस हैं भाई, आप बड़ा सिंपल सा है। मैं ये क्यों ना डिमांड करूं, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के थैले खोल दें, कराची की 22 नशिस्तों के खोल दें, लाहौर की 14 नशिस्तों के खोल दें, जो भी उसमें आए। मैं अपने बिहाफ पर पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कहूंगा कि अब जाके आप पांव पड़ जाएं पीएमएलएन और पीडीपी। यार, आप पूरी की पूरी सीटें लूट के ले गए। आप कराची में किसी से पूछ तो लें, एमपीएम ने कहाँ से सीटें जीती? जिस जिस शख्स को 4,000 वोट मिले थे और दूसरे को 80,000 मिले थे, आपने रिवर्स कर दी। ख्वाजा आसिफ का आप देख लें, क्लिप्स मौजूद रहते थे, ही वॉज लूजिंग बाय क्लोज टू 50,000 वोट। आप NA 130 में देख लें, रात के 3 बजे आप एक्सेप्ट कर लें। व्हाई कांट यू होल्ड फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड? वही चीज जो कायदे आजम ने कहा था, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये कौन सा, ये तय करना कि जी हम इसलिए धांधली करेंगे कि हम ज्यादा अच्छे लोग और इमरान खान खराब आदमी। नहीं, इमरान भाई, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। अगर पीपल ऑफ पाकिस्तान जेन्युइनली थिंक कि बड़ी तरक्की हो चुकी है, और आप अच्छा फिर आप ये सिस्टम को लेके जो आपने चेंजेस किए, ये तो एक फंडामेंटल चेंजेस। इसका तरीका ये होता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में आप जाते हैं वहां के पास, आप कहते हैं कि जी ये हम हाइब्रिड सिस्टम लाना चाहते हैं, जिसमें मिलिट्री का भी एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल होगा इन द रनिंग ऑफ द इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। और हम ये फंडामेंटल चेंजेस फेडरल कोर्ट फलाने धमाका सारा कुछ करना चाहते हैं। अगर आपको वोट देते तो बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन अगर आपको वोट नहीं मिलता तो आप जबरदस्ती नहीं छीन सकते। और ये फेडरल कोर्ट वगैरह की इतनी लंबी लंबी छोड़ी गई है। फेडरल कोर्ट का तस्वर 2006 के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, 6 साल के लिए, एक टेम्परेरी फेज के लिए, कि जो तोड़ मरोड़ की है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ठीक करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाएगा। 6 साल का वो 18वीं अमेंडमेंट में हो गया, चेंजेस हो गई, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई, अंडू हो गई मुशर्रफ साहब की सारी जो उन्होंने की थी हरकतें आइन को बिगाड़ करने में। अब क्यों फेडरल कोर्ट की जरूरत है? तो सर अब आपके नज़दीक इन सारे मसाइल का हल क्या है, नंबर वन, और नंबर टू, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट के? आप आगे क्या करने जा रहे हैं और क्या देखते हैं पाकिस्तान में? आपके नज़दीक मुस्तकबिल कैसा आने वाला? देखिए, एक जो हमने सबक सीखा है, जो आपने सीखे, जो हम सब ने सीखे, एक तो अपने दीन के हवाले से सीखे। जब 10 मुहर्रम आता है तो हम हजरत इमाम हुसैन का क्या रेफरेंस देते हैं? सच बोलो, सर ना झुकाओ, अपनी बात करो, कम सच बोलो। ये जो जिस तरह आपके बहुत से एंकर्स हैं, जिस तरह मुन्नी फारूक है, वो कहते हैं कि जी मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत, ये फैसला हो चुका है। मतलब है फैसला हो, सच और झूठ का तो डिफरेंशिएट। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये सच है, मैं उनसे बहस करूंगा, लेकिन इसका तो बहस ही खत्म हो जाती है जब फैसल वाडा ने आके कह दिया कि जी यही अब फैसला हो चुका है, इमरान खान को नहीं आने देंगे।
अब इमरान खान को अंदर सारे आपके तज्जियाकार, चाहे वो तलत हुसैन है या जीबूरी है, वो बैठ के जब बात करते हैं, मालिक अच्छे सारे जितने वो इस चीज को कहते हैं कि जी इमरान खान अगर चुप हो जाए, अगर इमरान खान की सोशल मीडिया टीम चुप हो जाए, इसका मतलब है आपने उसको अंदर बंद इस वजह से किया हुआ, इस वजह से नहीं किया हुआ कि उसके लीगल केसेस पे कुछ हुआ। और हमने तारीख में देखा है, हम पूरी तारीख हमारी भरी पड़ी है। देर इज एन इमरान खान इन एवरी एरा। इससे पहले नवाज शरीफ थी, उससे पहले बेनजीर भुट्टो शहीद थे, उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो, उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान थे। हर पॉपुलिस्ट लीडर को हम तुन के रख देते हैं, दीवार के साथ लगा देते हैं, और फिर एक वक्त आता है वो सारा कुछ बदल देते हैं। पहले अगरतला केस किया और फिर उसको वापस ले लिया। अब नवाज शरीफ को पहले 3 दफा निकाला, और फिर आपने इतनी फैसिलिटी की कि वो एयरपोर्ट पर ही कोर्ट के ऑफिसर्स पहुंच गए स्टैंपिंग लगाने के लिए कि जी आपके केसेस खत्म हो गए। तो ये मतलब कोई कौन एतबार करेगा उस लीगल सिस्टम पर। और ये जो आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसी वजह से नहीं आता कि जब आवाजें इन्वेस्टर सुनता है कि इनकी कंट्री में कुछ सिस्टम है ही नहीं, वो क्यों आएगा। उसको उसको आर्बिट्रेशन इज द नंबर वन रिक्वायरमेंट, कि अगर कोई झगड़ा होगा तो मेरा हल कौन करेगा। जब वो रोज सुन रहा होता है कि आपके जजेस इस किस्म के, और पूरी तारीख पड़ी है, तो आज की बात नहीं। भुट्टो साहब को लटकाया था नजीम मजिद साहब ने, क्या कहा था बाद में। उन्होंने कहा कि जी हमारे पर दबाव था। अब ये आप सोचें, आप जरा आप इमेजिन करें, जब नवाज शरीफ को हटाया, मार्शल लॉ लगाया, तो इरशाद हसन खान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुनाया 12 अक्टूबर की मिलिट्री रूल पर, उसमें सिर्फ ये नहीं जस्टिफाई किया कि मिलिट्री इंटरवेंशन सही था, साथ में 3 साल के लिए एक यूनिफॉर्म जनरल फोर्स का जनरल को इजाजत दे दी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करने की थी। आई मीन आप इमेजिन करें। तो एक जुडिशरी को तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि वो जब भुट्टो का आया था, अभी रेफरेंस आया था, तो आज की जुडिशरी, दे शुड बो देयर हेड इन शेम एंड अपोलोजाइज, जैसे कंट्रीज करती हैं। जैसे जर्मनी ने जो ज्यादतियां की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो माफी मांगते हैं जाके, जापान ने की, पाकिस्तान ने जाके बांग्लादेश में जनरल मुशर्रफ ने किया है, उसके बाद भी शायद किया है कि वी रिग्रेट द एक्सेस कमिटेड, कि हमने आपके लोगों को वो किया। तो ये जुडिशरी, वो ये नहीं होता कि जनरल मुशर्रफ उस वक्त सन 71 में थे, या जर्मनी का जो आज लीडर है वो जाके तो माफी मांग रहे फ्रांस से या और ममालिक से। एक तरीका होता है। फिर जैसे साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया था मैंडेला, दैट इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स, वेयर एवरीवन कम्स एंड एक्सेप्ट्स देयर फॉल्ट्स, जिसमें इमरान खान भी हो, जिसमें नवाज शरीफ भी हो, और वहां से भी शुरुआत एक क्लीन होती है कि ठीक है, उसमें सजा देने के लिए नहीं है, उसमें ये रिकग्नाइज करने के लिए। लेकिन ये जो जिस तरह से पाकिस्तान चलता रहे, इस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। तो सर फाइनली ब्रीफली बता दें कि अब अगर ये सारा कुछ हो जाता है और कल हुकूमत उन लोगों की आ जाती है जिनको अवाम मुंतखब करते हैं, तो आप क्या इकोनॉमिक एडवाइस क्या देंगे, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर हो जाए और उसके साथ साथ खारजा अमूर पे भी, और ये जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं ये भी ख़त्म हो जाए। क्या ब्रीफली हमें चंद जुमलों में बता देंगे क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे। एक तो मैं एडवाइस करूंगा जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, बाय द वे मैंने शहबाज शरीफ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले खड़े में तकरीर करी पार्लियामेंट में कि मेरे फोकल पॉइंट पाकिस्तान जो इकोनॉमिक उसका बेसिस है होगा, वो फोकल पॉइंट में पाकिस्तान का वो अवाम है जो 78 साल से इंतजार करता है कि उनकी बारी कब आए। दे विल हैव द प्रायोरिटी, नथिंग एल्स विल काउंट। ना कोई ट्रम्प काउंट करेगा, ये नहीं मैं तो उनसे लड़ाई करने बट हर पॉलिसी का महवर जो होगा, महवर जो होगा, जो फोकल पॉइंट होगा, पाकिस्तान का वो पिसा हुआ अवाम जिसके बच्चों को तालीम नहीं मिली स्टेट की वजह से, स्टेट पॉलिसीज की वजह से, जिसको सेहत नहीं मिली है, जिसको बेसिक नीड्स नहीं मिली है, उसका वो महवर होगा। आप जब वो बनाना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये भी लगेगा ये आईएमएफ हमें 25 दफा फ्रॉड करके चला गया, हमारा हुआ क्या है। और फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल बड़े कदम उठाएं, रिस्क लें। हुकूमत तो वैसे ही जाती है, अब शहबाज शरीफ शायद पूरे 5 साल कर लेंगे ये नहीं मुझे पता, बट इससे पहले की तारीख है, सबने आजमाया आजमाया। तो एफर्ट करें, बड़े काम करें, इंडिया के साथ दुरुस्त करने की कोशिश करें, मोदी साहब को जाके समझाएं, अफगानिस्तान के साथ कर। एक चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसकी 4 में से 2 के साथ जंगें हो रही हैं और वो इकोनॉमिक, ये बेसिक रूल मुझे आप भी एक बता दें। जापान ने तरक्की उस वक्त करनी शुरू की थी जब उन्होंने जंगी करनी बंद कर दी। मैं ये नहीं कह रहा जापान का कसूर था या
चीन का कसूर था, ये किसी और का। जर्मनी 200 साल से जंगी कर रहा है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सब तबाह हो गया, फिर रियलाइज किया नहीं नहीं नहीं, हमने ये नहीं करना। अवाम क्या चाहते हैं, हमने तो अवाम को बर्बाद करके रख दिया। तो बिल्कुल बोल्ड इनिशिएटिव दें, एफर्ट करें। पाकिस्तान या इंडिविजुअल शुड नॉट फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट। एफर्ट तो हमें नजर ही नहीं आता। एफर्ट करना जरूरी। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है? फॉरेन पॉलिसी ये तो नहीं होती ब्राजील में जाके आप कहें कि कश्मीर हासिल करेंगे हम। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है इकोनॉमिक तरक्की में ट्रांसफर हो पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसलिए फॉरेन पॉलिसी होती है। इसलिए नहीं होती कि आप सलूट करें जाके ट्रंप को और कहेंगे जी, ओ देखे जी कितनी पाकिस्तान की शान। हाँ, वो अगर कन्वर्ट होती है पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में, पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो बिल्कुल मैं जाके शहबाज शरीफ को सलूट करूंगा। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जो हमें बता रहे थे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में और उसके जो सियासी तरमीम के बारे में, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में और उनके मुतवक्को नताइज के बारे में। मजीद इस तरह के इंटरव्यूज और खबरें देखने के लिए आप मुंसलिक रहें वी न्यूज़ डॉट पी के साथ।